आज जो ये पांडाल में हमारी संख्या है, जो साथी हमारे यहाँ सब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगह से चलकर आए, आज ये जो मजमा है ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। ये जो वैचारिक परिवर्तन है ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। आज अगर बहन बबीता की बात करें, हमारे भाई जो सलूम्बर ब्लॉक से आए उनकी बात करें, जो हमारा भाई जोधपुर से चलकर आया है अगर उनकी बात करें, तो ये मजमा ऐसे ही नहीं बना है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे कि साल 2014-15 जो शायद आदिवासी परिवार के जो वैचारिक परिवर्तन का जो बीज था, जब वो अंकुरित हो रहा था, उस दौर को बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को बता देता हूं कि ये हजारों का वैचारिक मंच ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। दादा भंवरलाल परमार एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठकर, मैं भंवरलाल दादा और कांति दादा, 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर, और डूंगरपुर से उदयपुर और उदयपुर से प्रतापगढ़ जाकर एक छोटा सा 20 और 25 लोगों का कैडर कैंप, 20 और 25 लोगों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे। और रात को 11 बजे 10 बजे वहां से फ्री होकर वापस डूंगरपुर जाकर उदयपुर आना। साथियों, उस समय जब हम इन बातों को करते थे तो एक बड़ा लक्ष्य नजर आता था कि एक पहाड़ तोड़ना है, एक पहाड़ तोड़ना है। लेकिन क्योंकि हमारी विचारधारा अटल थी और उस विचारधारा पर लगे रहने पर आज वो पहाड़ आप और हम सब ने मिलकर एक साथ इस तरह तोड़ा है कि उसका डंका पूरे भारत में बज रहा है। साथियों, हमको अब वैचारिक मजबूती के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा को भी मजबूत करने का समय आ गया है। क्योंकि हम स्थानीय स्तर पर तो हमारी लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन जहां प्रावधान तय होते हैं, जहां से विधान बनते हैं और जहां से हमारे हक और अधिकारों की बात तय होती है, वहां पर मजबूती से हमारी बात उठाने वाले लोग नहीं होने का नतीजा है कि आज हमारे समुदाय को हर तरह से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से, कई बार हम लोग साथियों ने इस बारे में खुलकर बात की, आज एक दो चीजें जिन पर हम खुलकर बात करनी चाहिए। आपको सोचना होगा कि इन 70 सालों में ऐसी क्या परिस्थिति रही कि हमारे समाज के दिन ब दिन हमारे समाज के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज का सिर्फ उपयोग किया गया, सिर्फ वोट का उपयोग किया गया। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा वोट किसके चक्कर में गया। एक डबूड़ी, उस एक डबूड़ी के चक्कर में अभी सुबह जब मैं आया तो हमारी बहन सरपंच निर्मला, उन्होंने शराब को लेकर विषय उठाया। तो यहाँ जो मातृ शक्ति है, जो मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है, आपको मजबूत होना होगा। इस बार आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि हमारे ये जो पुरुष शक्ति है, ये तो आधे शाम होते होते डबूड़ी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये डबूड़ी घर में लेके कौन आता है? ये लेके आते हैं। इस बार किसी की डबूड़ी लेके घर में आए, उस दिन से इनका दाना पानी बंद, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे, है कि नहीं? तो आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। अगर शराब के खिलाफ लड़ना है तो आप जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक परिवार में वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा। हम जब बात करते हैं कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया, तो हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान जो किया वो इस शराब ने किया। इस शराब के खिलाफ आप और हमको इस कदर लड़ना पड़ेगा, और वो भी खास तौर पर इसलिए क्योंकि शायद दवाई के तौर पर हमारे पुरखे काम में लिया करते थे, लेकिन जब ये अंग्रेजी शराब आई, ये जो अंग्रेजी शराब आई, और इस अंग्रेजी शराब की वजह से हमारी नस्लें जो बर्बाद हो रही है, उसका रीजन पूरी तरह से अंग्रेजी शराब है। ये अंग्रेजी शराब के चक्कर में हमारी जमीनें चली गई। इस अंग्रेजी शराब के चक्कर में हमारे पुरखों की सल्तनत थी, जो हमारे पुरखों के, ये कहे कि हमारे पुरखे राज करते थे, वो राज चले गए।
हमारे लोगों को लगता है कि हमारे पुरखों का ये बातें बहुत इतिहास की बातें होंगी, लेकिन आप सबको ये तो पता है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि राणा प्रताप भील जिनसे महाराणा प्रताप ने जाकर शरण ली, तो हमारे पुरखों का राज था, तभी तो जाकर उन्होंने शरण ली। लेकिन आप और हमको मिलकर इस शराब के खिलाफ लड़ना होगा। क्यों लड़ना होगा? शराब के खिलाफ इसलिए लड़ना होगा क्योंकि हमें हमारे पुरखों का राज वापस लाना है। हमारे जो बाप दादा राजा थे उनका राज वापस लाना है कि नहीं लाना है? एक बार जो भाई पीछे बैठे उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा राज लाना है। अभी तो वो सुबह गलपत में वो आजकल लाल मिर्च और धनिया के चक्कर में भी गड़बड़ हो रही है, आजकल वो भी बड़ी गड़बड़ हो रही है। पर आप सोचो कि हमारे समाज की बदलती हुई ताकत का नतीजा है कि सरकार में होकर किराना स्टोर हो गई, गहलोत चाल दावल स्टोर, नमक स्टोर, हल्दी स्टोर, ये सरकार की हालत हो गई है। आप लोगों को होगा। और वो वैचारिक परिवर्तन जो हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा को समर्थन करता है, जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक जाजम हमारे यहाँ के डिप्टी एसपी से और एसपी से पूछना चाहता हूं, भाई आपके यहाँ एक एफआईआर दर्ज हुई, उसमें कोई आदमी उसके बारे में खुलेआम कह रहा है कि मुझे पता है मूर्ति कैसे टूटी, किन लोगों ने कहा मीटिंग की। जब हमारे एमएलए साहब को ये सब पता है तो पहली बात, एमएलए साहब उस दिन चुप क्यों बैठे थे जिस दिन बंदर मूर्ति तोड़ के जा रहा था? जब तो कह रहे थे बंदर ने तोड़ी, और आप कह रहे हो कि मुझे पता है कि मूर्ति कैसे टूटी और मूर्ति तोड़ने के लिए किसके खेत में मीटिंग हुई। तो पहली बात, आप उस दिन चुप क्यों थे? दूसरी बात, चलो आप उस दिन चुप थे, हो सकता है किसी बाप ने आपका कान दबा दिया हो, वैसे पहले दबाया नहीं दबाया, अब बाप पक्का आ गया तब आपका कान मरोड़ेगा। दबाने की बात छोड़िए। अगर उस दिन आपको नहीं पता था और बाद में आपको पता लगा, तो मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहता हूं कि जब आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई, आप यहाँ के विधायक हो, आपको पता लग जाता है और आपने पुलिस को नहीं बताया कि भैया ये लोग तोड़ने वाले यहां बैठ के साजिश की। इसका मतलब कुंभलगढ़ विधायक वहां पूजा की मूर्ति तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल था कि उसको सब कुछ पता था, उसको सब कुछ पता था, लेकिन समाज को गुमराह करता रहा और बोलता है कि मूर्ति बंदर ने तोड़ी। अब मैं पूछता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि जब विधायक साहब खुलेआम वीडियो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे पता है कि कहां बैठक हुई, कहां नहीं हुई, और ये वीडियो पूरे लोगों में वायरल हो रहा है, तो पुलिस वालों के आंख कान नाक नहीं है क्या भैया? या विधायक साहब से दो सवाल करने में फटती है? नौकरी विधायक साहब ने दी है क्या? नौकरी विधायक साहब ने दी है क्या? पूछते विधायक साहब से कि किसने मूर्ति तोड़ने की साजिश की, और नहीं कहता थे तो फिर कानून का डंडा चलाते तो अपने आप बताते और मूर्ति तोड़ने वाले सामने होते कि ये साजिश किसने की। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विधायक साहब के स्टेटमेंट है, इसका मतलब पूरी प्लानिंग विधायक साहब की है कि शायद मूर्ति तोड़वा के दोबारा मूर्ति लगवा के क्रेडिट लेना चाहते हैं और मेरे समाज को बेवकूफ बनाकर फिर से वोट हड़पना चाहते हैं। तो इस बार नहीं होगा। आप 75 साल से हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लूट रहे हो, और कितना बेवकूफ बनाओगे। अभी ताजा घटना पीपला की, मैं पीपला से यहाँ मौजूद मेरे भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस दिन 15 दिन का वादा किया था कि 15 दिन में पट्टा बना देंगे, 15 दिन में मूर्तियों का अनावरण हो जाएगा। हुआ क्या? 15 दिन में आपके पास पट्टा आया क्या?
पट्टा आ गया तो अनावरण क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि आगे आचार संहिता आ रही है। अब आपको तो एक झुंझुना पकड़ा दिया है, उस झुंझुने के चक्कर में हमारे लोग बेवकूफ बने जाएंगे और फिर वापस से अगली बार कि 5 लाख और आने हैं, आए क्या खाते में? ये तो मोदी जी की तरह 5 लाख 15 लाख वाली बात हो गई। तो मैं एक बात यहाँ इस मंच से पूछना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह हमारे समाज को बेवकूफ बनाते हो, हमारे समाज के वोट लूट कर इतने सालों से आपने हमारे समाज को बद से बदतर स्थिति में ला दिया। आज मेरे समाज की 80% जमीनें आपने गैर आदिवासियों के हाथों बिकवा दी, लेकिन जब आज मेरा समाज जागने लगा है तो आपके पेट में दर्द होने लगा है। लेकिन यहाँ मेरे मौजूद तमाम भाइयों से, मेरी माता बहनों से, मेरे युवा साथियों से, इस जाजम पर मौजूद हर आदिवासी खून से आज मैं प्रण लेना चाहता हूं। अब चुनाव का समय है, चुनाव वाले लोग आएंगे। 70 सालों से हम लोगों को बेवकूफ बनाया, भाई को भाई से लड़ाया, कभी किस बात को लेकर, कभी अंदर बाहर की बात को लेकर। शायद आप लोग भूले नहीं होंगे कि जिस दिन नाना पूजा की मूर्ति टूटी थी, कांति दादा और जब हम आए तो उन्होंने हमें और अंदर और बाहर का कि ये तो बाहर से आए, हम यहाँ के हैं, इसलिए बाहर वाले नाना पूजा की मूर्ति को लेकर बात नहीं कर सकते। अंदर बाहर का करके समाज को तोड़ने का प्रयास किया, वो फिर से आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे समाज की जाजम प्रणाली है, उस जाजम सिलेक्शन प्रणाली से जो भी समाज का बच्चा, जिसको समाज तय करेगा, जो भी समाज का बेटा या बेटी, जो भी आदिवासी समाज का खून, जिसको समाज जयपुर भेजने के लिए तय करेगा, आज हम प्रण लेते हैं कि बिना किसी मान नुकुर के हम आप और मिलकर वो हमारे समाज के इस बेटे को जयपुर पहुंचा कर रहेंगे। मुझे आप लोग हाथ उठाकर इस बात का एहसास दिलाइए कि चाहे कोई भी हो, चेहरा आप और हम में से कोई भी होगा समाज का बेटा या बेटी, लेकिन हम आज विश्वास लेते हैं, आज प्रण लेते हैं कि हम हमारे समाज के बेटे को जयपुर पहुंचा कर रहे हैं। 70 साल हमने दूसरों को भेजा है, अब मौका आ गया है कि हमारे बीच में से जो हमारे हक की बात कर सके, जो हमारी बात को मजबूती से रख सके, जो हमारी लड़ाई खुलकर लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को हमें विधानसभा में भेजना होगा। चुनाव का समय है और अभी मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि इसलिए मैं आप सभी से आज कम शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ समय में इस तरह की कई बातें सामने आई कि अभी चुनाव को लेकर कुछ चर्चाएं हलचल शुरू हुई है। जब समाज की एकता की जरूरत होगी, जब समाज की एकता की जरूरत होगी, जब समाज को आगे बढ़ाने की बात होगी और जब समाज के लिए लड़ने की बात होगी, आपका ये बेटा डॉक्टर राम मीणा एक नहीं 10-10 विधानसभा की सीट को ठोकर मारने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे समाज की जाजम एक होनी चाहिए, भाई भाई के बीच में आपस में विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे राजनीति की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता नहीं है। डॉक्टर राम मीणा को चुनाव का लालच नहीं है। डॉक्टर राम मीणा आज से 5 साल पहले चुनाव लड़ चुका है समाज के दम पे, इसलिए चुनाव का कोई मोह नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा समाज एकजुट होकर एक साथ एक जाजम से अपना एक नेता चुनकर जयपुर भेजे, जो आप और मेरी आवाज बनकर वहां पर लड़ाई लड़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अभी भाई महावीर भी आए हैं 300 किलोमीटर चलकर, और कल उनका अवतरण दिवस है। मेरे छोटे भाई महावीर गुजर, एक बार जोरदार तालियों से उनके जन्मदिन की बधाई जरूर देते। इन्हीं शब्दों के